गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में जिसमें हम इंग्लिश की बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी करते हुए आए हैं। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट के सेंटेंसेस सिखाए, पास्ट के सेंटेंसेस सिखाए, और अभी भी मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस सिखाने जा रहा हूं। जो इससे पहले की क्लास हुई थी उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, और मैंने वेरी क्लियरली आपको बताया था कि उसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने सेपरेटली एक एक चीज़ें आपको अलग अलग तरह से बताया था। ठीक है, और मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली आपको आ गया होगा वो सेंटेंस। अब मैं उससे आगे की बात करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको टेंस ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंस ही पढ़ा रहा हूँ। और टेंस में अगला सेंटेंस जो आता है वो है आपका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अब मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को एक साथ सिखा रहा हूं, एक साथ सिखाने वाला हूं मैं आपको दोनों सेंटेंसेस। पता है क्यों? क्योंकि दोनों को एक साथ सीखोगे ना तो आप इजीली दोनों को याद रख पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं होता इनमें, और बहुत सारी चीजें नहीं बदलती है इसमें, सिर्फ एक चीज बदलती है, वो अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। चलिए, एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वह काम कर रहा है, काम कर रहा है। ये एक सेंटेंस है जो कि इतना सिंपल है कि बस पूछो मत। वह एक काम कर रहा है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, यानी कि वह काम कर रहा है। हो गया, ही इज वर्किंग। बस 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि वही है आपका आई वी यू दे ही शी इट, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद आपका इज, एम या आर, इज, एम या आर, ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी, और प्लस इसके साथ आईएनजी आती है, इसीलिए इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन इसमें ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका एक रूल, यू कैन से रूल। देखिए, सब्जेक्ट मैंने बताया, ये रहा आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बताई, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब बताया, ये रही आपकी मेन वर्ब, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट बताया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ही इज वर्किंग एट होम, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता या फिर अदर्स हो जाता, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने सेंटेंस आपको बताया, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखिए ये रहा आ रहा है, रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, यही पहचान होती है इस सेंटेंस की। अगर किसी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये आ रहा हो, ये सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस के एंड में आ रहा हो तो आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इतना सिंपल है ये, ठीक है जी, है सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस ये पता करना है कि इसमें रहा तो नहीं आ रहा कहीं पे। बस रहा रही अगर आ रहा है कहीं पे तो फिर बस वो हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया वो। इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको और किस तरीके से यूज करते हैं, और क्या क्या बातें इसके बारे में है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है, समझिएगा। ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है, इसमें हम ये जो इज एम आर लिखा है मैंने, ये इज एम आर का यूज हम करते हैं, ठीक है।
बाकी पूरे टेंस में, पूरा जो टेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, इस टेंस में इज एम आर का यूज नहीं होता है कहीं पे। इज एम आर इसी के लिए बना हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। आप इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इसका यूज नहीं करेंगे, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही इसका पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, ना पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, ना फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज होता है। यानी कि इज एम आर सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज होता है। ये पहली चीज, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रहा, इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, कि रहा, रहा कहीं पे भी आ रहा हो, रहा चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो, रहा कहीं पे भी आ रहा हो, तो उस रहा का मतलब हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। यानी कि कंटिन्यू जब कोई चीज चल रही होती है तो वहां पे रहा आ जाता है। जैसे कि वो पढ़ा रहा है, घर पे काम चल रहा है, वह काम कर रहा है, मकान बन रहा है, वह मकान बना रहा है। रहा कहीं भी आ जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। रहा, रही, रहे, अगर ये एंडिंग वर्ड्स, ये वर्ड्स अगर कहीं पे आते हैं सेंटेंस में तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और जब भी सेंटेंस में, जब भी इंग्लिश का सेंटेंस आप बनाते हो, हिंदी के सेंटेंस में कहीं पे रहा, रही अगर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि वो काम हो रहा है, जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, तो जब ये चीज आपको समझ में आ जाए कि चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो आप वहां पे इंग का यूज करते हो। इंग, इंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, आई एन जी, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे आई एन जी, ठीक है। तो इंग, आप इंग का यूज करते हो। सिंपल, आप इस चीज को समझो कि आप इंग का यूज करोगे। इंग का यूज करने से होगा क्या, देखिए, इंग का यूज करने का मतलब सीधा सा होता है कि आप कंटिन्यूअस चीजों के लिए आप इंग लगा रहे हो। यानी कि जहां पे रहा, रही आ रहा है वहां पे आप इंग लगा रहे हो, चाहे कहीं पे भी आ रहा हो। ये जो मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली इसे क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस और एक होते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। तो अभी जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं या टेंसेस पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्टिव वॉइस में आते हैं, ठीक है जी, ये एक्टिव वॉइस में आते हैं। मैं थोड़ा सा फर्क, अभी छोटा सा एक फर्क आपको बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए, जिसमें करने वाले का पता चल जाए कि कर कौन रहा है काम, ठीक है जी, डूअर का पता लग जाए कि करने वाला कौन है, तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस। और जिसमें ये पता ना चले कि उस काम को कौन कर रहा है या किसी भी काम को कौन कर रहा है, करने वाले का पता ना चले, तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा है कि वह काम कर रहा है, तो यहां पे देखो वह काम कर रहा है यानी कि वह आ गया, यानी कि करने वाले का पता चल गया, वह कौन कर रहा है, वह कर रहा है। और अगर मैं बोल दूं कि काम चल रहा है या काम हो रहा है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि करने वाले का पता तो चल नहीं रहा है, काम हो रहा है। ऐसे भी तो बोलते हैं ना हम, ऐसे भी तो बोलते हैं, काम हो रहा है, सब्जी बिक रही है, देश चल रहा है, बातें हो रही हैं, सुनने में आ रहा है, ऐसे भी तो बोलते हैं। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं जहां पे हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है या फिर सब्जेक्ट हम नहीं बोलते हैं, तो वो होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस, जिसमें डूअर का पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन रहा आ रहा है, चाहे यहां आए एक्टिव में चाहे पैसिव में आए, रहा आ रहा है तो आईएनजी आएगा, कैसे ना कैसे आईएनजी घुस जाएगा सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना मैंने, ही इज वर्किंग, ये देखो आईएनजी आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर ये सेंटेंस पैसिव होता ना, जैसे ये लिखा हुआ है कि वह काम कर रहा है, मान लो ये सेंटेंस लिखा होता सिर्फ कि काम हो रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन, द वर्क इज गोइंग ऑन, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द वर्क इज बीइंग डन। तो यहाँ पे बीइंग जो वर्ड आ रहा है, बी के साथ देखो आईएनजी आ रहा है, बीइंग, है ना, तो आईएनजी अपनी जगह ले लेगा। यानी कि अगर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा तो वहां पे आईएनजी आ जाएगा। रहा, रही कहीं भी आएगा तो आप ये समझ जाओ कि आपको वहां पर आईएनजी यूज कर देना है, ठीक है।
मैंने यहाँ पे आपकी इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई है। हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या है, इज, एम, आर, और मेन वर्ब में आपका गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, या आपका मेन वर्ब है। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि देखो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। ये तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, मेन वर्ब ये रही। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट या अदर्स। ये सेंटेंस इस तरह से बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या होता है, मैं इधर लिख रहा हूं, फिर बाद में मिटा दूंगा, कोई बात नहीं। ये पास्ट का नहीं, अभी मैं आपको पास्ट का नहीं बता रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंट का बता रहा हूं। एक सेंटेंस इधर लिख रहा हूं मैं, देखिए। मैंने लिखा है कि मैं कल उससे मिल रहा हूं, मैं कल उससे मिल रहा हूं। ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, रहा हूं आ रहा है यानी कि प्रेजेंट, लेकिन ये बात बता रहा है फ्यूचर का कि मैं कल उससे मिल रहा हूं। तो ऐसा नहीं होगा कि आई विल मीट हिम टुमारो। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आई विल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा। ठीक है, क्योंकि बात फ्यूचर की बताई जा रही है। लेकिन आप इसको प्रेजेंट में लिख सकते हैं, कैसे? लेट्स सी, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उससे कल मिल रहा हूं। ठीक है जी, तो इस तरह से भी सेंटेंस बनते हैं, और ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। सिर्फ आईएनजी का यूज़ सीखना होता है कि आईएनजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, पुरानी मूवीज़ जब आती थी, या उनमें से एक मूवी का नाम मैं लेता हूँ, जैसे शोले का नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा मतलब मूवी देखी होगी आपने। शोले मूवी तो खैर सबने देखी है। ठीक है, उसमें कहता है ना धर्मेंद्र, मौसी जेल गोइंग एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो कहने का मतलब यह है कि किसी को कुछ आए या ना आए, लेकिन वो आईएनजी लगा के सेंटेंस जरूर बोल देता है। किसी भी चीज में वो आईएनजी लगा करके जरूर बोल देता है। ठीक है, जैसे कि वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो इसको बोलना चाहिए ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, बट वो मुझसे बात नहीं करता है, ये सेंटेंस है मान लो। तो यहाँ पे ऐसा बोलना चाहिए ही डजंट टॉक टू मी। तो कैसे बोलेंगे, जिसको नहीं आती है, या फिर मजाक मजाक में, या फिर धर्मेंद्र के स्टाइल में कैसे कह देंगे, ही नॉट टॉकिंग मी। कम से कम इतना तो बोल ही देंगे। तो आईएनजी लगाकर जो मतलब बोल देते हैं ना, वो इजी लगता है। आईएनजी लगा के बोल दो किसी भी चीज में। तो ये जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक्चुअली यहां पर लगाया जाता है आईएनजी। ठीक है जी, यहां लगता है। ये प्रेजेंट है, और अब इसका मैं पास्ट बता रहा हूं। देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में ले लेते हैं, पास्ट में कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है वह काम कर रहा है, वह काम नहीं, वह काम कर रहा था, सॉरी, वह काम कर रहा था। ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे करेंगे हम? वेरी सिंपल, ही वॉज वर्किंग। ठीक है, अच्छा, मैं अब इधर का सेंटेंस और इधर का सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस को देखते हैं हम जरा। है, देखिए, मैंने लिखा ही इज वर्किंग हेयर, और मैंने लिखा है ही वॉज वर्किंग। अब देखिए, यहाँ पे इज लगाया है मैंने, और यहाँ पे वॉज लगाया है। बाकी देखिए सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब सेम है। यानी कि उधर भी ही लगाया है मैंने, आई भी यूज ही सीट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट वहां यूज होगा, यहां भी यूज होगा। जो मेन वर्ब आप वहां यूज कर सकते हो, यहां भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आप वहां यूज कर सकते हो, वो यहां यूज नहीं कर सकते। बस यही अंतर है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहां पे मैंने इज एम आर यूज किया है, और यहां पे मैंने वॉज यूज किया है, बिल्कुल सही। हमें क्या करना होता है,
सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होता है एक, उसके बाद वॉज या वर में से जो हमें सुटेबल हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी वो यूज करेंगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर वही सेम टू सेम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाती है इसमें, ठीक है जी, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, या अदर्स कह सकते हो। इसके बाद ये आपका सेंटेंस बन जाता है इस तरह से, ये आपका एक रूल हो गया। अब जैसे यहां पे रहा रही आ रहा है, उसी तरह से यहां पे रहा था रही थी आ जाएगा, रहा था रही थी और रहे थे, बस ये तीन ही चीजें आएंगी, एंडिंग वर्ड में यही आएंगे और कुछ आ ही नहीं सकता। रहा था, रही थी, रहे थे, बस। तो ये जो है ये पास्ट में हो गया, कितना सिंपल है। देखिए सिर्फ क्या बदला, सिर्फ ये बदला, बाकी सब कुछ सेम। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक सेंटेंस को सीखते हो तो दूसरा गिफ्ट में आपको मिल रहा है, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, ओके जी। एक खरीदो मतलब एक सीखो, एक अपने आप आ जाएगा। अगर आप ये वाला सीख जाते हो तो ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि करना कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पे इज एम आर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वॉज वर यूज करो, हो गया काम खत्म, है कि नहीं, कितना सिंपल। इससे सिंपल भी कुछ हो सकता है, ठीक है। इसको कह देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको कह देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, काम खत्म। प्रेजेंट में याद रखो इज एम आर, पास्ट में याद रखो वॉज वर, खत्म। इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अभी तक आपने सीखा है मेरे से, मैंने जो आपको बताया वो उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एक दो, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक दो तीन चार, ठीक है। अब अगला सेंटेंस सिखाता हूं आपको, वो भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस बता दूं। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे हम जा रहे हैं, ठीक है, ये हम है, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, मैंने बताया था। अच्छा इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखिए आई के साथ आता है एम, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम जस्ट लाइक रानी। देखिए तो वी यू दे के साथ आ जाता है आपका आर, और ही शी इट यानी नेम के साथ आपका आ जाता है इज, ठीक है जी। इसी तरह से अगर पास्ट में करते हैं तो पास्ट में भी आपको मैं बता देता हूं कि आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, इन सब के साथ आपको यूज करना होता है वॉज, और इसी तरह से ही हो, सॉरी, इन सब के साथ आपको यूज करना होता है वर, ठीक है, आई को छोड़ के। आई के साथ एक्चुअली वॉज ही यूज होता है, वर नहीं होता, और इन सब के साथ आपको यूज करना होता है वर। मैं बताऊंगा ये क्यों होता है, अभी बताता हूँ, रुको। ही, इसके बाद शी, इट, एनी नेम, इन सब के साथ हमें यूज करना होता है वॉज। अच्छा देखो इस तरह से समझ सकते हो कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं उनके साथ हमें वर यूज करना होता है, जो सिंगुलर हो जाते हैं उनको उनके साथ हमें वॉज यूज करना होता है। लेकिन आई जो है वो थोड़ा सा इंडिविजुअल है, आई के साथ आपको वॉज यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि आई को ना तो आप सिंगुलर में ले रहे हो ना तो वो प्लूरल में ले रहे हो, आई के साथ वॉज फिक्स है तो फिक्स है, ठीक है। आपको आई के साथ वॉज ही यूज करना है। एक सेंटेंस होता है जहां पे आई के साथ वर आ जाता है, लेकिन वो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसकी फॉर्मेशन अलग होती है। जैसे कि जब हम बोलते हैं ना कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये करता, तो जब हम ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं तो वहां पे वॉज ना यूज करके हम वर यूज करते हैं, जैसे कि आई वर, इफ आई वर, ठीक है। वो एक अलग कंडीशन होती है। अदरवाइज कहीं पे भी जब आई का यूज करते हैं हम तो आई के साथ वॉज ही आता है, वर नहीं आता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते आई वर, आई वॉज ही बोलेंगे, ठीक है। बाकी सबके साथ वी यू दे इन सबके साथ हमें वर यूज करना होता है, ही शी इट और एनी नेम के साथ हमें वॉज यूज करना होता है। और ये चीज हमें याद रखनी होती है कि इसी को गलती बोलते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब को सही से कंबाइन नहीं किया, सही से नहीं बोला, सही से नहीं लिखा, तो वही गलती कहलाती है। टेंस की गलती का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, कौन सा मेन वर्ब यूज किया है।
टेंस में गलती का यही मतलब होता है, और कोई गलती नहीं होती है इसमें। टेंस में जो गलती होती है वो इन्हीं चीजों की होती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब यूज कर रहे हो। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही सीखना टेंस कहलाता है। अगर आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करना सीख जाते हो कि कैसे यूज करते हैं, इट मीन्स आपको टेंस आ गया। ठीक है, इधर मैंने देखिए लिखा है आई एम, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ एम आ रहा है, बाकी वी यू दे के साथ आर आ रहा है, ही शी इट और एनी नेम के साथ इज आ रहा है। तो ऐसा मैंने आपको बता दिया, ये फिक्स है और आपको इसको याद रखना है। और इसको याद रखना बहुत सिंपल है, जैसे कि आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, एनी नेम इज, रानी इज, राजा इज, एक्सेट्रा। आई वॉज, वी वर, दे वर, इसी तरह से यू वर, इसके बाद ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। नाम याद रखना बहुत, मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स को हेल्पिंग वर्ब के साथ याद रखना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बोल बोल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको रट्टा मारना है तो इन्हीं चीज़ों की रट्टा मारो, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं। ये जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे हमेशा। आगे जितने सेंटेंस सीखोगे, आगे जितनी चीज़ें सीखोगे आप, सब जगह ये ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले। ठीक है जी, तो आपको इसी चीज़ को सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि हम जा रहे हैं, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर वी। ठीक है जी, और जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो हम बिल्कुल लिखेंगे जी गो, ये लो। और रहे हैं आ रहा है ना, तो देखो गोइंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रहा रही कहीं पे आ जाए तो आपको आईएनजी का यूज करना है, मैंने कर दिया यूज आईएनजी का, गोइंग। ठीक है, वी गोइंग। अब क्योंकि यहाँ पर वी है तो वी के साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, आर, तो वी आर, वी आर गोइंग, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, सिंपल। इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, या वी आर गोइंग टू हिम। बच्चे गा रहे हैं, बच्चे को इंग्लिश में चिल्ड्रन बोलते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, अब बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, बच्चा होता तो सिंगुलर इज आता, बच्चे हैं तो आ रहेगा चिल्ड्रन आर सिंगिंग। आईएनजी इसलिए आएगा क्योंकि रहे आ रहा है, बताया था मैंने आपको। चिल्ड्रंस आर सिंगिंग भी हो सकता है, चिल्ड्रन आर सिंगिंग, चिल्ड्रंस तो होगा ही नहीं, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है। अब देखिए मैं आ रहा हूं, तो आई, ठीक है, और आई के साथ एम आता है, मैंने आपको बताया था, अभी साइड में लिखा हुआ भी देख सकते हो आप, तो आई एम हो जाएगा। और आने को इंग्लिश में कम कहते हैं, तो कम लिख दो सबसे पहले, ठीक है जी, और आईएनजी लगा दो क्योंकि रहा आ रहा है, आई एम कमिंग हो जाएगा। वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, हो गया। तुम उड़ा रहे हो, यू आर फ्लाइंग, तुम पतंग उड़ा रहे हो, यू आर फ्लाइंग काइट, लो जी, यू आर फ्लाइंग, हो गया। इसको पास्ट करके देखते हैं, सिंपल। पास्ट में क्या करना है, सेम सेंटेंसेस आ जाएंगे, ये लो वी लिखा हमने, ठीक है, आर की जगह पे वर कर दो क्योंकि वी वर होता है, ये देखो वी के साथ क्या आता है, वर। ठीक है जी, वी वर प्लेइंग, प्लेइंग जैसा वहां पे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लो सिंपल हो गया, वी वर प्लेइंग। जैसे यहाँ पे गोइंग लिखा हुआ था, यहाँ पे प्लेइंग लिख दिया मैंने, ये लो, ठीक है। तुम उड़ा रहे हो, यू उड़ा रहे थे, सॉरी, यू वर फ्लाइंग, हो गया। वह कमा रहा था, ही वॉज अर्निंग। हम जा रहे थे, वी के साथ वर आता तो वर लिख दिया मैंने, वी वर गोइंग, हो गया। बच्चे गा रहे थे, चिल्ड्रेन वर सिंगिंग, क्योंकि प्लूरल है, हो गया। कितना सिंपल है, देख रहे हो। बस हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स उन्हें याद रखना होता है, बाकी फॉर्मेशन दोनों की सेम है, देख लो, प्रेजेंट और पास्ट दोनों की सेम है।
तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेंटेंसेस हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे, देख लो थोड़ा सा, ये सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। चलिए अब आगे वाले सेंटेंस पे आते हैं। इससे अगला सेंटेंस मैं आपको सिखाऊं, ये तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस था। अब इससे अगला सेंटेंस जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस है ना, मैं बताया था ना आपको कॉन्टिन्यूअस आ रहा है ना इसमें कॉन्टिन्यूअस, लेकिन कुछ तो अंतर है, पहले वाले सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंट होगा, हो सकता है। तो देखिए जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको कहा जाता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है, तो ये अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि देखो नाम से आपको सेंटेंसेस याद नहीं रखने हैं, आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, नाम अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस सेंटेंस को कैसे करना है ये आपको सीखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है कि वह सुबह से खेल रहा है, ठीक है जी, खेल रहा है। जितना सिंपल सेंटेंस आपको मैं सिखा रहा हूं ना अभी, हाँ, हमेशा कभी इतना सिंपल सेंटेंस होता नहीं है, आप हमेशा इतने सिंपल सेंटेंस से नहीं सीखते रहोगे या बनाते रहोगे, लेकिन इसलिए सिखा रहा हूं अभी क्योंकि अभी आपको फॉर्मेशन सीखनी है, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीखनी है, इसलिए इतना सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ, इतना सिंपल सेंटेंस से आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज जब आप इसको सीख जाओगे ना, तो उसके बाद सेंटेंसेस कितने लंबे लंबे होते हैं और किस तरीके से बनते हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन चीज़ों को सिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी इसकी फॉर्मेशन को समझो। मैंने लिखा है वह सुबह से खेल रहा है, तो देखो इस सेंटेंस में और इससे पिछला सेंटेंस जो अभी आपको मैंने सिखाया था, क्या अंतर है दोनों में? कुछ भी अंतर नहीं है, सेम ही है। तो इसको हम वैसे लिख देते हैं कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग, और सुबह से बस इसमें आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको कैसे लिखें? ही इज प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, ऐसे कर देते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, यही चीज सीखनी है इस सेंटेंस में, यही चीज सीखनी है, इसीलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट भी आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। देखिए कहने का ये मतलब है, एक ये परफेक्ट अकेला भी एक होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है। इसके अगला सेंटेंस में वही सिखाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के साथ अभी कॉन्टिन्यूअस ही सिखा रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि इससे पहले जो मैंने आपको सेंटेंस सिखाया था, उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि इस सेंटेंस में टाइम आ जाता है, टाइम। इससे पहले जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था उसमें टाइम नहीं आ रहा था, और इस सेंटेंस में टाइम आ जाता है, बस यही डिफरेंस है। चलिए करके देखते हैं। वह सुबह से खेल रहा है, ठीक है जी। अब यहां पे सुबह से करके एक चीज आ रही है जिसको हम टाइम बोलते हैं, इस सेंटेंस में क्या हो गया? सिर्फ टाइम आ गया है। एक मिनट, वह सुबह से खेल रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है? टाइम आ गया, ठीक है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में देखिए ऐसे लिखेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैंने ये एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है जी। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बदल जा रही है, देख रहे हैं, बाकी प्लेइंग वैसा का वैसा ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आईएनजी तो आएगी, किसी भी सेंटेंस में अगर रहा आ गया ना,
तो वहां आईएनजी तो आएगी, इसीलिए यहां भी आ रहा है। ठीक है जी। अब इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब बदल गई है। इसलिए बदल गई है क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो सेंटेंस होता है ना, इस सेंटेंस में इस टाइम को जो हमने यूज किया है, सिंस का यूज किया, देख रहे हो। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फोर। तो हमें सिंस या फोर में से कुछ यूज करना होता है। सिंस और फोर का यूज हम कैसे करते हैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, ये रहा सब्जेक्ट हमारा। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी होती है, जो कि होती है हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होता है, हैज बीन और हैव बीन। प्लस सेम थिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आईएनजी आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। प्लस इसमें एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं टाइम, लेकिन उस टाइम से पहले आपको सिंस या फोर का यूज करना होता है। सिंस या फोर, उसके बाद टाइम आता है। ठीक है जी। तो ये इस सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है या रूल कह सकते हो। अच्छा देखिए, इस सेंटेंस में एक चीज को समझिए और, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या अदर्स, उसके बाद मैंने ये चीज लिखी है सिंस या फोर या टाइम। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सिंस या फोर और जो टाइम है इससे पहले आ रहा है, बाद में नहीं आ रहा है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह सुबह से खेल रहा है, अब खेलने के साथ साथ यहाँ पे लिखा होता फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग, तो यहाँ पे पहले आ जाता फुटबॉल, और ये फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट या अदर हो गया। ठीक है, ये जो फुटबॉल आ गया ना आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट या अदर हो गया, और देख रहे हैं सिंस से पहले आ रहा है, सिंस या फोर से पहले आ रहा है। तो हाँ, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि सिंस और फोर जो होता है इसका यूज हम लास्ट में करते हैं, बिल्कुल सेंटेंस के एंड में, पहले नहीं करते हैं, ये फॉर्मेशन हो जाती है। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग फुटबॉल, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, एक रूल बताया यहाँ पर कि इस तरीके से ही होगा। अच्छा, पहचान की बात करें तो इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है, चलिए मैं इसकी पहचान यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सेम होती है पहचान, रहा रही ही आता है सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन रहा रही से पहले आपको इसमें से मिलेगा। सुबह से रहा है, सुबह से खेल रहा है, से रहा है, रही है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, ये चीजें आती हैं एंड में सेंटेंस के। ठीक है जी। तो आप समझ जाते हो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। रहा रही है तो जैसे पहले वाले सेंटेंस में आ रहा था वैसे ही आएगा। ठीक है, लेकिन बस अंतर इतना है कि इसमें टाइम आ जाता है, से करके टाइम आ जाएगा। ठीक है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, दोनों सेंटेंस लगभग सेम ही है, बस टाइम का अंतर आता है। अच्छा, ये प्रेजेंट है, तो अब अगर हम पास्ट करने की कोशिश करें तो क्या करना होगा हमें, सिंपली जैसे हमने वहां पे किया था वैसे यहाँ पे कर देना है। वैसे वैसे खेल रहा है, इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि वह सुबह से खेल रहा था, हो गया, वह सुबह से खेल रहा था आ गया इसमें। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिख देंगे, वेरी सिंपल, ही वहां पे हैज बीन यूज किया, यहाँ पे हैड बीन यूज करेंगे, हैड बीन, ही हैज बीन, यहाँ पे हैड बीन, ही हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, सेम वही चीज हो रही है,
सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने हैड बीन यूज किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, इसमें सिर्फ है एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और वो होती है हैड बीन। वहां पे हमें ध्यान रखना होता है कि हैज बीन यूज करें या हैड बीन यूज करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें हैड बीन यूज करना होता है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है देन, और आईएनजी आ जाता है इसमें, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था इस वाले सेंटेंस में, वैसे यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो आता है टाइम से पहले, ठीक है। उसके बाद इसमें सिंस या फॉर आता है, सिंस या फॉर, और उसके बाद फिर टाइम यूज करते हैं। और अगर इस सेंटेंस के पहचान की बात करें कि इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, वेरी सिंपल, जैसे वहां पे रहा था रही थी, वो रहा था रही, रहा है रही आ रहा है, वैसे यहाँ पे रहा था रही थी आ जाएगा, लेकिन बस उससे पहले से आएगा क्योंकि हम इसमें टाइम यूज कर रहे हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, बस हो गया। लो जी, ये सेंटेंस की पहचान होती है। तो देख रहे हो आप कितना सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे हैज बीन हैव बीन जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें याद रखना होता है। तो सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप यूज करो हैव बीन का, ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट बच गए, यानी कि ही, शी, इट, या कोई नाम जैसे कि राज, इन सब के साथ आप यूज करो हैज बीन का, हैज बीन, ठीक है। और जब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, एनी नेम हो, कुछ भी हो, सबके साथ आपको हैड ही यूज करना है। कुछ भी हो सबके साथ हैड भी यूज करो, खत्म, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सेंटेंस होता है। अब इसमें जो समझने वाली चीज है, देखिए, सबसे पहली बात कि इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को और इससे पहले वाले सेंटेंस को, दोनों को अगर हम बोलें, इंग्लिश में बोलने की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम बोलें तो हमें सिमिलर लगेगा, एक जैसा लगेगा, दोनों में अंतर ही नहीं है कोई, ऐसा लगेगा हमें। क्या अंतर दोनों में, वह खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था, दोनों में तो हेल्पिंग एंडिंग वर्ड एक ही आ रहा है, एक ही जैसे सेंटेंस है। क्यों यूज करना है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या है? हम वॉज वर यूज कर सकते हैं, इज एम आर यूज कर सकते हैं, क्यों करना है? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वह सुबह से खेल रहा था, इट मीन्स ही वॉज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ही वॉज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम ऐसे ही क्यों बोलें कि ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम ऐसे क्यों बोलें? तो देखो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जो इंग्लिश की ग्रामर होती है ना, और जो इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं कहीं पे भी, या करेक्ट इंग्लिश की जब बात की जाती है, तो उसके लिए ये चीज बनी है। अगर आप इस तरीके से नहीं बोलोगे, नहीं लिखोगे, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज करना पड़ता है अगर सेंटेंस में टाइम आ रहा है तो। लेकिन हाँ, आम बोलचाल की भाषा में हम कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और जनरली कोई बात बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी या कोई ऑब्जर्व करने वाला बैठा हुआ है, अ, ऐसी कोई मतलब बात नहीं है कि दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ही वॉज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन थोड़ा सा एक जो है पॉज लेना, ठीक है, बोलते टाइम। पॉज कहने का मतलब है कि देखो, अम, वह मुझसे बात कर रहा है 2 घंटे से, ही इज टॉकिंग टू मी, पॉज हो गया, फॉर 2 आवर्स, ही इज टॉकिंग टू मी फॉर 2 आवर्स। पॉज लेने का मतलब ये होता है कि देखो, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पे कॉमा का यूज करते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उस कॉमा के लिए हमें पॉज, यानी कि 1 सेकंड के लिए समझ लो रुकना होता है, तो उसका मतलब हो जाता है कॉमा, ठीक है जी। तो इससे सेंटेंस क्या है, बोलने में इतना गलत नहीं लगता है। लेकिन अगर आप कहीं पे लिख रहे हो, रिटन एग्जाम है, कोई कोई भी चीज लिख रहे हो, तो वहां पे आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। आपको वहां पे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन ही लिखना है, या फिर किसी ऐसी जगह पर हो आप
जहां पर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी कही हुई बात को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो वहां पर भी आप इस तरीके से ही बोलोगे, उस तरीके से नहीं बोलोगे। ठीक है? तो काम चलाने के लिए आप इज एम आर वॉज वर हैज हैव इज एम आर और वॉज वर का यूज कर सकते हो, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। ये सेंटेंस इसलिए बना है। और दोनों सेंटेंस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इसमें टाइम आ रहा है, उसमें टाइम नहीं आ रहा है। दोनों सेंटेंस सेम है, बस टाइम ऐड हो जाने की वजह से इस सेंटेंस को हमने अलग कर दिया, उस सेंटेंस को हमने अलग कर दिया। ठीक है? अच्छा, सिंस फॉर का यूज इस सेंटेंस में हम कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज है। वरना दोनों सेंटेंस सेम है। अगर आप सिंस फॉर का यूज नहीं करते हो तो दोनों सेंटेंस सेम है, कोई अंतर नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिंस और फॉर जो होता है बहुत सिंपल है। बहुत से तरीके हैं सिंस और फॉर को सीखने के। ठीक है? कि हम सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, उसको सीखने के बहुत से तरीके हैं। सिंस और फॉर को यूज करने के लिए क्या करना होता है हमें, दोनों का मतलब ही होता है से। सिंपल, यहां पे इस तरह से समझो कि दोनों का मतलब ही होता है से। वैसे तो के कारण भी होता है और फॉर का यूज और भी कई तरीके से होता है, बट अभी मैं आपको टाइम के सेंस में ही बता रहा हूं कि इस सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज करते हैं। दोनों का मतलब होता है से। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं समझने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका और एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कभी भी आपको इसको, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है? आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सिंस को। जैसे कि सिंस लिखा हुआ है तो टाइम। चलिए, जैसे 2 o'clock, ठीक है, 4 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, ये हो गया टाइम एक्सेट्रा। सबसे छोटी चीज क्या होगी, मतलब टाइम हो गया। चलो, मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट। ठीक है? और 2 seconds भी हो सकता है। ठीक है? इसके बाद जैसे कि आगे बढ़ते हैं, तो 2 days भी हो सकता है, 2 nights भी हो सकता है ना? इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। सॉरी, 1 मिनट यार। देखिए, मैंने यहाँ पे सिंस और फॉर में लिखा है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, मार्च 2021, 14 o'clock, etc। और इधर 4 पे लिखा है 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 decades, 2 centuries, etc। देखिए, जो 4 होता है ना, उसे हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम किसे बोलते हैं, क्या होता है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब समझते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, समझना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि एक दिन में सुबह होती है यानी कि मॉर्निंग होती है, और इवनिंग होती है, फिर नाइट होती है, फिर अगला दिन हो जाता है। यानी कि एक सर्कल में मॉर्निंग कितनी बार आ रहा है, एक बार। इवनिंग कितनी बार आ रहा है, एक बार। ठीक है? एक सर्कल में। इसी तरह से फिर देखिए, मैंने लिखा है मंडे। पूरे एक वीक में मंडे कितनी बार आ सकता है, एक बार। ट्यूसडे कितनी बार आ सकता है, एक बार, है ना? सैटरडे कितनी बार आ सकता है, एक बार। ठीक है जी? ये सब के सब कितनी बार आएंगे, एक बार। दो बार तो नहीं आ सकते। एक हफ्ते में 2 मंडे आता हो कहीं, देख लो, चेक कर लो एक बार, क्या पता आता हो। नहीं आता। मार्च, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में मार्च कितनी बार आएगा, एक बार। ठीक है जी? 2 बार तो नहीं आएगा। 2021 क्या दोबारा आ सकता है,
2021, 2020 कभी दोबारा आ सकता है? हो सकता है रिपीट? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, यहां पे जैसे कि अगर मैं यस्टरडे लिख दूं, तो ये यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, ये रिपीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है। तो और ये मैंने 14 ओ क्लॉक लिखा है। ये 14 ओ क्लॉक का क्या मतलब है? देखिए 14 ओ क्लॉक कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 24, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो हम जैसे घड़ी में देखते हैं तो उसमें 12 घंटे लिखे होते हैं, 1 से लेकर 12 तक लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली वो 12 तक तो नहीं होता है, वो 24 तक होता है। ठीक है। 14 का मतलब यहाँ पे क्या, मतलब 14 बजने का मतलब क्या होता है, 2 बज गए। ठीक है। और उसको हम एएम और पीएम में डिवाइड कर रखे हैं, यानी कि 2 एएम बोलेंगे तो सुबह के 2 बज गए, और 2 पीएम बोलेंगे तो दोपहर के बज गए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 14 ओ क्लॉक लिख दिया है। तो मुझे ये बताओ 24 घंटे में 14 कितनी बार बज सकता है? एक बार, बराबर ना? दोबारा तो नहीं बजेगा, रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 4 पीएम, तो ये 4 पीएम कितनी बार आ सकता है बताओ? एक दिन में 4 पीएम कितनी बार हो सकता है? एक ही बार होगा, 2 बार तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा जब होगा तो वो पीएम नहीं होगा, फिर वो एएम होगा। करेक्ट ना? तो कहने का ये मतलब है कि टाइम रिपीट नहीं हो पा रहा है, एक ही बार आ रहा है। समझ रहे हो बात को? एक ही बार आ रहा है, रिपीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब टाइम रिपीट ना हो पाए, समझ रहे हो? रिपीट ना हो पाए, आप सेंस लगाओ, इस तरह से समझो, बहुत ईजी है समझना। अगर रिपीट नहीं हो पा रहा है तो आप क्या लगाओगे? सेंस। और अगर रिपीट हो जा रहा है तो सिंस नहीं लग पाएगा, फिर 4 लगेगा। रिपीट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी। देखिए, जैसे कि 2 सेकंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2 सेकंड कितनी बार रिपीट हो सकता है, तो 60 को 2 से भाग दे दो, यानी कि 30 बार रिपीट हो सकता है, 30 टाइम्स हो सकता है ना? लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा। मॉर्निंग पूरे दिन में एक ही बार होती है, 2 बार थोड़ी होती है। 2 बार होती तो 2 बार स्कूल जाना पड़ता आपको, 2 बार ऑफिस जाना पड़ता आपको, हर चीज़ 2-2 बार करनी पड़ती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 मिनट्स, अब ये 1 घंटे में 30 बार रिपीट होता है, करेक्ट? है ना? 30 बार रिपीट हो सकता है 2 मिनट 1 घंटे में, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना। इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पे लिखा है 2 आवर्स, 24 घंटे में 2 आवर्स 12 बार रिपीट हो सकते हैं, करेक्ट? इसी तरह से 2 डेज लिखा है, पूरे 1 महीने में यानी कि 30 दिनों में 2 डेज 15 बार रिपीट हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? 2 वीक्स 4 बार रिपीट हो सकते हैं 1 महीने में। 2 मंथ्स पूरे 12 महीने में 6 बार रिपीट हो सकते हैं। 2 ईयर्स अगर एक डिकेड में कहूं यानी कि 10 साल में कहूं तो 5 बार रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा डिकेड्स, 10 साल का एक डिकेड होता है, यानी कि अगर 100 साल में मैं इसको करने की कोशिश करूं 2 डिकेड्स को, तो कितनी बार हो जाएगा? डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा आपको। ठीक है। कहने का मतलब है कि ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यस्टरडे दोबारा कभी नहीं आएगा, जो बीत गया कल, वो कल दोबारा नहीं आने वाला। 2021, 2020, 2010, 2009, 2008, 2006 कुछ भी रिपीट नहीं होने वाला है, कोई भी ईयर रिपीट नहीं होने वाला है। समझ गए? 14 ओ क्लॉक लिखा है मैंने, यानी कि कोई भी टाइमिंग वो रिपीट नहीं होने वाली है। ठीक है। इवनिंग, पूरे एक दिन में एक ही बार इवनिंग होती है, एक ही बार मॉर्निंग होती है, रिपीट नहीं हो सकती। सोचो कभी ऐसा हो आप सुबह सुबह उठे, ठीक है, और फर्स्ट क्लास नहा धो के तैयार हुए, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, अपने पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही घर वापस आते हैं फिर से सुबह हो जाती है, फिर तैयार हो, फिर स्कूल जाओ, फिर ऑफिस जाओ। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो मंडे रिपीट नहीं होगा एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में एक ही मंडे आएगा, और अगला मंडे आएगा वो अगले हफ्ते में आएगा। ठीक है। हफ्ता रिपीट हो सकता है, लेकिन मंडे रिपीट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना डेज, ये देखो ये डेज रिपीट हो सकते हैं, बट वीक्स, ये वीक्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन डे नेम यानी कि ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो रिपीट ना हो पाए वो सिंस, उसके साथ हमें सिंस यूज करना है, और जो रिपीट हो जाए उसके साथ हमें फॉर यूज करना है। करेक्ट, ऐसे समझना है। और
कितना सिंपल है, कहीं पे भी कुछ लिखा हो सिंस और फोर के साथ और आपको फाइंड आउट करना हो कि बताओ यहाँ पे सिंस लगेगा कि फोर, सीधा अपने माइंड में सोचो कि यार रिपीट होगा कि नहीं होगा, करके देख लो। लिखा हो कि 2025 से वह पढ़ा रहा है, 2025 से वो पढ़ा रहा है, तो 2025 का भी रिपीट हो सकता है, दोबारा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो रिपीट नहीं हो सकता, आपको सिंस यूज करना है। 25 सालों से वो पढ़ा सकता है, तो 25 साल रिपीट हो सकते हैं, है ना। क्यों? अगर हम 100 साल की बात करें तो 100 साल में 25 साल 4 बार आएंगे, 4 बार, तो रिपीट हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं रिपीट हो जाए आप फोर लगाओ, नहीं होए सिंस लगाओ। ये तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया समझने के लिए कि इस तरीके से हम सिंस और फोर को समझते हैं। बाकी किताबों में भी बहुत सारे तरीके दिए होते हैं, आप उससे भी समझ सकते हो, उनमें से एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ, लेट्स सी। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम अभी बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं 1 से 24 घंटे होते हैं, मैं 1 से 12 ही लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 5, इसके बाद ये 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया। अब मैं कहूं कि वह 5 बजे से सो रहा है, तो ये 5 से स्टार्ट हो गया काम, इस पॉइंट से काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। वह 5 बजे से सो रहा है, ये सेंटेंस है, वह 5 बजे से सो रहा है। तो यहां पे कहीं भी पता लग रहा है कि वो कहां पर एंड होगा, वह 5 बजे से सो रहा है, यानी कि अभी ये हमें नहीं पता कि वो काम कंप्लीट कब होगा, हो रहा है, चल रहा है वो कंटिन्यूअस, ठीक है, नहीं पता हमें। हमें सिर्फ ये पता है कि स्टार्ट कहां से हुआ, तो 5 बजे से स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन एंड कहां होगा, एंड हमें नहीं पता, एंड हमें नहीं पता कि कितने बजे वो काम खत्म होगा, यानी कि वो कब उठेगा, हमें नहीं पता। तो जब ऐसी स्थिति हो जहां पे हमें एंड का, एंडिंग पॉइंट का हमें पता ना लगे, ठीक है, एंडिंग पॉइंट अनसर्टेन हो, हमें पता ना लगे, सॉरी सर्टेन ना हो, अनसर्टेन हो, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। एक तरीका ये भी होता है। तो इसको हम इसलिए, क्योंकि हमें देखो एक पॉइंट मिल गया, जैसे 5 बजे से मैंने बोला था ना, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट मिल गया, जैसे कि 5 बजे से, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हो जनवरी से, वह जनवरी से पढ़ा रहा है, तो जनवरी से पढ़ा रहा है, कौन से महीने तक पढ़ाएगा, पूरे दिसंबर तक पढ़ाएगा या उससे आगे भी पढ़ाएगा या उससे पहले ही छोड़ देगा, नहीं पता हमें। लेकिन बस हमें ये पता है कि कब स्टार्ट हुआ या हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसीलिए हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं। अब आ जाते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। अगर आपको ये तरीका इजी लगा हो तो आप इससे भी कर सकते हो, बात वही है जो मैंने आपको पहले बताया, वही चीज है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा समझने में आसान है। तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम समझते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है, लेट्स सी, जैसा कि इसमें एक वर्ड आ रहा है पीरियड, इसको समझना आप, और इसमें वर्ड आ रहा था पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समझिए। इसको भी हम इसी तरह के समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बाद ये 12, ठीक है। अब जैसे कि देखिए हर कोई स्कूल तो जाता ही है, ठीक है। स्कूल जाते हैं लोग, और स्कूल हो या ऑफिस हो, कहीं भी हो, कुछ हो, तो पर्टिकुलर एक टाइमिंग होती है वहाँ पे जाने की, वहाँ पे काम करने की, वहाँ पे पढ़ने की, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका, मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका जो हिंदी का पीरियड है या फिर इंग्लिश का जो पीरियड है वो कितनी देर का होता है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मेरे क्वेश्चन पे ध्यान देना, कि मैंने पूछा आपसे कि आपका इंग्लिश का पीरियड कितनी देर का होता है, मैंने ये पूछा है, ठीक है। तो कितनी देर का होता है, तो आप बोलोगे आधी घंटे का या फिर 1 घंटे का, चलो 1 घंटे का होता है मान लेते हैं, ठीक है, 1 घंटे का। आपने क्या बोला, 1 घंटे का। अब वो 1 घंटा, आपने मुझे ये नहीं बताया कि कितने बजे स्टार्ट होता है आपका पीरियड, आपने सिर्फ मुझे एक घंटा बोला है,
मैंने पूछा आपसे कि आपके इंग्लिश का पीरियड कितनी देर का होता है, ये क्वेश्चन था मेरा। आपका आंसर है कि 1 घंटे का। ठीक है, तो 1 घंटा वो कहीं से कहीं भी हो सकता है। मान लो 3 से 4 ये भी 1 घंटा होता है, 1 आवर। 7 से 8 ये भी 1 घंटा होता है। 1 से 2 ये भी 1 घंटा होता है। 2 से 3 ये भी 1 घंटा होता है। कोई सा भी 1 घंटा हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपना क्वेश्चन बदल दूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूं कि आपका इंग्लिश का पीरियड कितने बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे स्टार्ट होता है, और आप बोल दो कि 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। अब यहां पे देखिए 4 कहां बज रहा है, ये रहा। यानी कि यहां 4 बजे स्टार्ट होता है। आपने बोल दिया 4, तो यहां से स्टार्ट हो गया। अब यहां पे मुझे ये नहीं पता कि ये कब खत्म कब होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितने बजे स्टार्ट होता है, आपने बोला 4 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब हमें पॉइंट का पता लगे, यानी कि 4 बजे स्टार्ट हुआ, तो यानी कि यहां आ जाएगा। इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पीरियड पूछा कि कितनी देर का होता है, तो बिल्कुल सही। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी देर का होता है, कितने समय का होता है, तब हमें मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम का यूज करना होता है या फिर फोर लगाना होता है। ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने बजे से होता है, कितने दिनों से होता है, कितने महीनों से होता है, कौन से महीने से होता है, तो हमें सिंस का यूज करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पे बताया। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर 1 से 2 जो बोल रहे हैं हम, ये हो जाता है पीरियड। पीरियड, ठीक है, एक समय अवधि, इसको हिंदी में बोल देते हैं समय अवधि। समय अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंतराल का मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो बीच में आ रहा है उसको अंतराल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इस तरह से समझना चाहते हो तो आप इस तरह से समझ लो, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो। नहीं तो सिंपल, जो रिपीट हो जाए उसके साथ फोर, जो रिपीट ना हो पाए उसके साथ सिंस। अगर आप अपना ये बता रहे हो कि आपके इंग्लिश का पीरियड कितनी देर का होता है, तो आप क्या बोलोगे? 1 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, 4 घंटे का होता है, 10 घंटे का होता है। और अगर आप ये बता रहे हो कि कितने बजे से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर होगा 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से। तो दोनों क्वेश्चन में और दोनों आंसर में अंतर है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मतलब ये होता है कि आप पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो, और एक दूसरा को जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसमें पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो। अगर आपको सिंस का यूज करना है तो क्वेश्चन होगा कितने बजे से होता है, और अगर आप फोर का यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन होगा कितनी देर का होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है सिंस और फोर में, और इसे यूज करना बहुत ईजी है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है ना, उसमें हमें सिंस और फोर का यूज करना होता है। बस यही डिफरेंस है इस सेंटेंस में और इससे पहले वाले सेंटेंस में, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत इजी है, आप इसे कर सकते हो। तो प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी मैंने दिए हुए हैं, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट तो आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा। 1 मिनट, प्रैक्टिस सेंटेंस कहाँ पर है? ये रहा। हम्म, देख लेता हूँ मैं कहाँ पर है। प्रैक्टिस सेंटेंसेस। इसी सेंटेंस में हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, वो सेंटेंसेस मिल नहीं पा रहे हैं, इसी में हम टाइम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को समझ लेते हैं। जैसे कि वह सच बोल रहा है, सुबह से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलिए सुबह से, या वह सुबह से सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइम आ गया ना, तो इससे ये सेंटेंस बदल गया। ही हैज बीन आ जाएगा, ही हैज बीन स्पीकिंग ट्रूथ
और सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आप अपनी तरफ से इसमें कोई भी टाइम ऐड कर करके सेंटेंस को बना सकते हैं। इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में देखिए टाइम का ही अंतर मैंने आपको बताया था बस। ठीक है, तो कोई भी टाइम ऐड करके, जैसे इसमें आप ऐड कर लीजिए कि 2 घंटे से वह घर जा रहा है, 2 घंटे से घर जा रहा है, कि बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। इसमें आप कर लीजिए हम कपड़े धो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला सेंटेंस मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, जो परफेक्ट, मेनली सिंस और फोर का यूज सीखना था आपको। सिंस और फोर का यूज कैसे करते हैं टाइम के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। अगला सेंटेंस जो है आपका वो है परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये सेंटेंस को सीखते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। परफेक्ट का मतलब होता है, वैसे तो होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, परफेक्ट जब भी बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट का मतलब ये होता है जो बीत गया, जो हो गया। ठीक है, उसके लिए हम परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूं, वह पढ़ा चुका है। और अगर इसी को पास्ट में लिखना हो तो मैं लिख दूंगा वह पढ़ा चुका था। ये हो जाएगा। अच्छा, इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखिए, उसने पढ़ा दिया है। ठीक है, और ऐसे, उसने पढ़ा दिया था। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, देख रहे हो, सिमिलर है, दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, बस एंडिंग वर्ड अलग आ रहा है। ये देखिए, एंडिंग वर्ड डिफरेंट है, अलग है। दोनों सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनका सेंस जो है, जैसे ये लिखा है वह पढ़ा चुका है और उसने पढ़ा दिया है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। बस आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों सेंटेंस क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? ही हैज टॉट, ही हैज टॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज आ रहा है, तो आप यहाँ पे हैज यूज करेंगे, या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैव यूज करेंगे। उसके बाद आप इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हैज हैव है और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट आ गया आपका, हैज हैव का मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, मैंने आपको देखिए बताया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, जैसे कि आना, कम, केम, कम। तो ये जो है पर्टिकुलर, ये तीसरी रो, ठीक है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको मेन वर्ब याद करना है, जितना याद करो करो, कर सकते हो। ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का यूज मैंने आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है थर्ड फॉर्म। तो अभी इस सेंटेंस में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, दोनों में ही हमें इसका यूज करना है, थर्ड फॉर्म का। तो ये वाली फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जितना करोगे आपके लिए बेहतर है। ठीक है, बैक टू द लास्ट पेज। ठीक है, कहाँ पे थे हम? परफेक्ट पे थे। ठीक है, ठीक है जी। तो थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। अच्छा, इस सेंटेंस की अगर हम पहचान की बात करें कि इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, हमें हैज हैव लगाना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वेरी सिंपल। देखिए, अगर सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं,
चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं, ठीक है, ये आ रहा हो, या इसके अलावा ये आ रहा हो, लिया है, जैसे कि उसने मुझसे कुछ पैसा ले लिया है, या दिया है, ये भी एंडिंग वर्ड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, लिया है, दिया है, ये आ जाए, ठीक है, तो भी आप समझ जाना कि ये यही सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना, दिया है, उसने पढ़ा दिया है, देखो आ गया, दिया है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के एंड में ये आता हो, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ये चीज आ रही हो, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसको इस तरीके से करेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके, सिंपली वही सेम, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इसको इधर लिख देते हैं, इन सब के साथ आपको हैव यूज करना है, और ही, शी, इट या एनी नेम, ठीक है, इन सब के साथ आपको हैज यूज करना है, हो गया, ठीक है, ही हैज, इट हैज, राज हैज, ठीक है, इसी तरीके से आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, एक्सेट्रा, इस तरीके से आपको ये यूज करना है। अब पास्ट पे आ जाते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह पढ़ा चुका था या उसने पढ़ा दिया था, ठीक है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, ही हैड टॉट। मैंने बोला था आपको कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, यहां देखिए थर्ड फॉर्म आई है टॉट, टीच, टॉट, टॉट होता है, और यहाँ पे भी देखिए थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। तो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही अगर सेंटेंस अगर परफेक्ट के हैं, तो हमें इस परफेक्ट का मतलब सीधा समझ जाओ कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमें, बस, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, थर्ड फॉर्म आएगी तो आएगी। सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैड आ जाएगा आपका, ठीक है, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा वहां आया वैसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या अदर्स आ जाएगा, और पहचान की बात करें तो वही, जैसे वहां पे आ रहा है ना चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, यहाँ पे तीन ही आएगा, आप चाहे तो बोल सकते हो चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, या फिर लिया था, दिया था, ये हो जाएगा, लिया था या दिया था, जैसा कि आप नीचे वाले सेंटेंस में देख सकते हो, एंडिंग वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, दिया था, देखो आ गया ना यहाँ पर, और चुका था, ये देखो चुका था आ गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और ये पास्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन आता है, यहाँ पे हैड आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां भी आ रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी आ रही है, जो सब्जेक्ट वहां यूज हो रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हैड है, तो आपको सारे ही सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करना है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई नाम हो कुछ भी हो, सबके साथ आपको हैड ही यूज करना है, तो ये उससे भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट, सिंपल। तो अब इन सेंटेंसेस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सेंटेंसेस आपको आएंगे, ये फॉर्मूला रटने से आपको सेंटेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है। और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए बस आपको मेन वर्ब याद करने की जरूरत पड़ती है, मेन वर्ब आपको आनी चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है, बाकी सब कुछ तो रिपीट होता रहता है, सब्जेक्ट आपका रिपीट होता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी रिपीट होती है, जो चेंज होता है वो है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखो, जैसे लिखा है कि वह खटखटा चुका है, तुम चूक गए हो, हम जा चुके हैं, वह जीत चुका है, सब में देखो चुका चुकी आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि इसमें हमें हैज हैव यूज करना है, और चुका था आ रहा है तो हमें हैड यूज करना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं हम आपके लिए, वह जीत चुका है, ही हैज विन, वॉन, वॉन होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वॉन लिख देंगे, विन की सेकंड फॉर्म वॉन होती है, थर्ड फॉर्म वॉन होती है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिया। रवि ठहर चुका है, लिख देंगे हम रवि
रवि हैज़ स्टेयर्ड। लो, इसमें थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, हो गया। अगर इसको पास्ट करना हो तो सिंपली जो सेंटेंस वहाँ पे लिखा है मैंने, ही हैज़ लिखा है, वहाँ पे ही हैज़ की जगह पे यहाँ पे हैड कर देंगे बस। ही हैड वॉन, लो हो गया। रवि हैड स्टेड, हो गया कंप्लीट। ये देखो बस हैड चेंज हुआ है, यहाँ पे हैज़ था वहाँ पे हैड हो गया। तो इतना सिंपल है ये। तो इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये सेंटेंस आपको ईजी रहेगा सीखने में। इसकी प्रैक्टिस करो आप जितना भी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस आप कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, उतनी जल्दी जल्दी आप सीख जाओगे सेंटेंसेस को। तो आज की क्लास में यही था, ठीक है। और अगली क्लास में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ उसके लिए ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।